सो जय हिंद दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भाई अनिकेत शर्मा। ठीक है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 59 थी। काफी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इनका स्कोर है 100 मार्क्स पेपर 2 में। ठीक है, तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। इनकी स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अनिकेत शर्मा का यहाँ पे एक बार इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये लीजिए अनिकेत। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू DTL कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर पाऊँ। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ अनिकेत शर्मा। जो UPSC CAPF 2023 का पेपर था उसमें आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 59। तो उसमें जो मेरा एक मेजर रोल था मेरे सिलेक्शन के लिए वो था पेपर 2, जिसमें मैंने 100 स्कोर किया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करने आया हूँ कि पेपर 2 में आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं यार, 100 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना निकेत, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका 2023 वाला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपका जो 2025 का है वो आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप उसके लिए आप पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट भी आपने ऑब्वियसली यहाँ पे कर दी होगी। और आई गेस 357 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। ठीक है, आपका क्या प्रेफरेंस था अनिकेत? फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या था? CISF ही था। और आई गेस अनिकेत अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग भी है ना CISF की? ओके, मोस्ट प्रोबेबली अनिकेत यहाँ पे CISF ज्वाइन करने वाले हैं अप्रैल में। तो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे उनका जो 100 मार्क्स है वो प्ले किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका सेफ स्कोर, आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी कि आप अपना जो स्कोर है उसको आप मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं अनिकेत के जो आपके GS जो आपका पेपर 1 था उसमें आपके कितने मार्क्स थे? तो उसमें आपके 146 मार्क्स थे पेपर 1 में। पेपर 2 में आपके 100 मार्क्स थे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स हैं। रिटर्न की अगर मैं टोटल की बात करूं तो 247 मार्क्स थे। और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करूं तो 95 मार्क्स थे। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो 100 प्लस भी ये स्कोर जाता है, 120 भी ये जाता है स्कोर। बट आपका ये जो पेपर 2 का था बहुत अच्छा मार्क्स आपने यहाँ पे स्कोर किया था। आप देख सकते हो भाई, ये जो PDF में नाम आता है ना, ये जब रिकमेंडेड लिखा होता है ये अलग ही खुशी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 1 की, ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका नाम था सुदेश सिंह। ये आपके ही बैच के होंगे, इनने भी आई गेस CISF ही ऑप्ट किया होगा। अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनने ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आए और उनने BSF CRPF या फिर SSB वगैरह ज्वाइन किया हो? यस सर, जो फोर्स प्रेफरेंस होती है वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हमारे इस बार के ऑल इंडिया रैंक 6 जो हैं उन्होंने BSF ऑप्ट किया था क्योंकि अच्छा। उनका वो प्रेफरेंस था, वो लेगेसी उनके लिए ज्यादा मैटर करती थी। सही है, तो वो सही। पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बात करूं जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे 2023 के, उनके अगर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, उनका स्कोर की बात करूं तो इनका स्कोर था 164 मार्क्स। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स है ये, 150 प्लस ही जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इनका स्कोर था 164 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं इनके पेपर 2 की मार्क्स की बात करूं तो 106, एक और एक हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका टोटल था आपका 271 और पर्सनैलिटी टेस्ट था 108। ठीक है, तो इनका काफी एक अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला 379। और ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2023 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका CAPF का जो पेपर होता है, यानी कि जैसा कि आपको पता ही है कि पेपर 1 में आपके 250 मार्क्स होते हैं। ठीक है, पेपर 2 में आपके 200 मार्क्स और आपके इंटरव्यू के 150 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल जो होता है आपका 600 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, बट ये जो अब भी वीडियो होने वाला है इट्स टोटली अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ अनिकेत। ठीक है, कि अनिकेत ने 100 मार्क्स कैसे स्कोर करे वो होने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अनिकेत की, ये जो 250 मार्क्स है तो इसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए? 150 प्लस होना चाहिए अगर आपका प्रेफरेंस CISF है तो। अगर मैं आपसे बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो 80 to 90 होना चाहिए अगर आपका प्रेफरेंस क्या है CISF है तो। अगर इंटरव्यू की बात करूं तो भाई 100 प्लस तो आपको लाना पड़ेंगे अगर आपको CISF में जाना है तो। ठीक है, और इस बार आपकी 357 वैकेंसीज हैं और आई गेस 92 आपकी जो वैकेंसीज है वो CISF की है, राइट? हर बार ये 92 ही होती है शायद, 90 के आसपास ही होती हैं। आपके टाइम पे कितनी वैकेंसीज थी? सर अराउंड इतना ही था, 359 वैकेंसीज थी शायद। अराउंड कितनी वैकेंसीज थी? 359 वैकेंसीज थी 359 वैकेंसीज थी। और CISF की 90 के आसपास अच्छा, ही था। 90 के आसपास थी। और 2024 की अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा आपको क्या लगता है कि जो 2024 का आपका होगा उसका कट ऑफ कितना जाएगा? सर क्योंकि जितना मैं सुन पाया हूँ पेपर डिफिकल्ट था और Okay. वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा हैं। वैकेंसीज 500 प्लस के आसपास थी क्योंकि लोकसभा हाँ। के इलेक्शंस भी थे।
हाँ, तो वैकेंसीज़ क्योंकि ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा था, तो ये सब कम हो जाएँगे स्कोर, आपके जो एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं, कट ओके ऑफ्स हैं, वो सब कम हो जाएँगे, तो आपका मार्क्स रिक्वायर्ड भी कम हो जाएँगे। अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर मैं मान के चलूँ 100 से भी नीचे हो सकता है कट ऑफ, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अगर भाई देखो हमारे पास अभी यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 357 आई हैं, तो हमें 100 से प्लस तो स्कोर करना ही है, एनी हाउ करना है, ठीक है। आपकी अगर कैटेगरी से हो तो भी आपको लेकिन अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप CISF लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें पेपर 2 की स्ट्रैटेजी जो अनिकेत की थी, एक बार हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनकी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी क्या थी। काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पेपर 2 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपका ऐसे, जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है, राइट अनिकेत। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जो 6 ऐसे आए थे, इसमें से आपको पता है सब लोगों को 4 यहाँ पे लिखना होते हैं, तो आपने कौन कौन से लिखे थे इसमें? सर जैसे कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो आईआर है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है। ओके, तो क्योंकि इन 6 में से 3 जो टॉपिक्स थे वो आईआर से रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे तो आप बी देख सकते हो, हाँ, ये सी सी भी है, वाला भी देख डायस्पोरा से सकते हो, रिलेटेड है। ठीक है, एंड ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक ठीक है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, ये भी ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा-सा अपन ये सब ओके, डिस्कस करते हैं। ओके, एंड साइबर अटैक्स क्योंकि साइंस एंड टेक में मेरे को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये 4 मेरे लिए बहुत ऑब्वियस चॉइस थी। ठीक है। ठीक है भाई, देखिए आपने यहाँ पे अनिकेत ने यहाँ पे 4, देखो अगर ऐसे लिख रहे हो तो फर्स्ट आपको चॉइस करना आना चाहिए, आपके प्रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉलेज और आपके जो डायमेंशंस हैं आपके कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपके वो स्ट्रांग नहीं है तो आप प्लीज, जैसे आपका साइंस एंड टेक स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज उसमें हाथ मत डालो, उसमें आप दूसरे में लिखो, ठीक है। जैसे आप इसमें लिख सकते थे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। अगर आपका साइंस एंड टेक अच्छा नहीं है, IR अच्छा नहीं है, तो फालतू उस चीजों में मत पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे साइबर अटैक्स है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट को कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है ऐसे वगैरह की? बिल्कुल सर। जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमी है वो बेस्ड है इंटरनेट पे, जो हमारा जिसकी बात भी हम करते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो साइबर जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखेंगे जो CAPFs भी हैं जैसे कि CISF है, उनका अलग से साइबर सिक्योरिटी सेल भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिकली बैकग्राउंड देंगे कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप डेटा एंड फैक्ट्स भी लिख सकते हैं कि कितने इंट्रूजन हुए हैं शायद इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्पेस पे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको पता हों कि साइबर सिक्योरिटी पे क्या क्या थ्रेट हैं। फिर गवर्नमेंट उसके लिए काम क्या कर रही है, ऐसे ही आपको बहुत सारे डायमेंशंस खोलने होते हैं। गवर्नमेंट लेट से सर्ट इन करके एक एजेंसी बनाई है हाँ गवर्नमेंट ने, सर्टेन, तो आपको वो सब मेंशन करना है ताकि उनको लगे जो भी चेकर है कि आप वेल रेड हो। तो आपको जो जो फैक्ट्स पता हैं इसके बारे में, डेटा पता है, और ट्राई कीजिए कि पैराग्राफ्स चेंज कर करके आप डायमेंशंस बहुत सारे ओपन करेंगे। उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस होंगे, इकोनॉमिक डायमेंशंस होंगे, एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी होगा, कल्चरल डायमेंशन भी है। तो ये सब आप मेंशन करेंगे तो आप यू विल कम अक्रॉस एज अ वेल रेड पर्सन। सो आपने देखा कि मतलब देखो डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं आपसे बात करूं, आप पैराग्राफ में जो आपके पॉइंटर्स होते हैं वो बहुत तगड़े होना चाहिए, राइट। क्योंकि एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है, जैसे आर्ग्यूमेंट में अगर चेक कर रहा है, तो वो ज्यादातर बेस्ड होते हैं आपके पॉइंटर्स कि कितने स्ट्रांग है आपके, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं, साइबर अटैक्स बताया, इंडिया एज एमर्जिंग लीडर, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राइटिंग मैटर करती है क्या पेपर में? देखो राइटिंग मैटर करती है, बट आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, आपकी रीडिंग एबिलिटीज ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अनिकेत की आप राइटिंग देख सकते हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा भी गंदी नहीं है, मतलब आपकी आपकी शायद इससे भी और ज़्यादा गंदी हो सकती है। बट अगर मैं आपसे बात करूं, क्या अनिकेत राइटिंग मैटर करती है पेपर 2 के लिए? एज लॉन्ग एज आपकी राइटिंग लेजिबल है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो उसके आगे राइटिंग मैटर नहीं करती है। हाँ, अच्छा लिखोगे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट अगर लेजिबल है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो भाई, ऐसी राइटिंग है, बट हाँ अनिकेत ने 100 स्कोर किया है, तो वो एक यहाँ पे अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे बात करूं आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट में अनिकेत, जैसा हमें पता है कि दोनों अटेम्प्ट करना होते हैं, आर्ग्यूमेंट में कोई चॉइस नहीं होती है, जैसे लाइफ में कोई चॉइस नहीं होती है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट में कोई चॉइस नहीं होती है। तो आप बताओ कैसे हम लोग आपने आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे टैकल किया था? सर आर्ग्यूमेंट्स में हमको 2 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, सो आप एक फॉर्मेट लगाएंगे, स्टेटमेंट आप अपनी हेडिंग बनाएंगे फॉर में, और एक अगेंस्ट में हेडिंग बनाएंगे। एंड ट्राई टू राइट एज मेनी पॉइंट्स विदाउट बीइंग रिपीटेटिव। आपको पॉइंट्स रिपीट नहीं करने हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात हुई, तो आपको एजेंसीज पता होंगी जो अप्रूवल देती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का।
आपको फिर फॉर में ये सब लिखना है कि जैसे हम बायो एनर्जी पे काम कर रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, तो हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको हम उसी हिसाब से स्पेशली हम बना सकते हैं ताकि उनका जो एथेनॉल प्रोडक्शन हो ज़्यादा हो या फिर वो क्लीनर हो। ऐसी हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारा हंगर इंडेक्स में जैसे रैंक्स हमेशा कम होती हैं। हंगर इंडेक्स में 111 रैंक थी जैसे। बिल्कुल हाँ। सर। तो हम जैसे गोल्डन राइस होता है, हाँ। विटामिन ए के साथ कैनल्स उसके स्प्रे किए जाते हैं, तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए एसेंशियल है। तो आप फॉर में ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे, बट जब हम अगेंस्ट में आएंगे तो आप एक वो अगेंस्ट नेचुरल लॉ वाली बात हो जाती है, वो सब लिखेंगे। और ये सब लिख सकते हैं कि क्या फूड ग्रेड है। फिर आपके एथिकल कंसिडरेशन भी आ जाते हैं, जैसे मोनसेंटो कंपनी थी, वो फार्मर्स से मतलब ऐसे क्रॉप्स बना रहे थे जिनकी सीड्स ना हो पाए, तो बट फार्मर जैसे को फॉर बर्बाद कर। एग्जांपल किसी को कैपिटल पनिश जैसे 2 मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं पता है, तो वो क्या लिख पाएगा फिर इस पे? नहीं, मेरे को लगता है ये बेसिक चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको टॉपिक पता होगा तभी आप उसके बारे में लिख पाओगे। हाँ, देखो अगर भाई नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में, अगर नॉलेज होगा तो ही आप पेपर 2 में आगे बढ़ पाओगे। अगर नॉलेज नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और नॉलेज कैसे आएगा? रीडिंग से, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये जो भी सारे पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर में पॉइंट्स लिखना होते हैं, कैसे आपके अगेंस्ट में पॉइंट लिखना होते हैं। उसके लिए एक हम लोग अलग से सेशन कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, बट हम लोग आपका स्कोर बूस्टअप करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यानी कि जो रिपोर्ट होती है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग आपको पता है यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे लेके चलता है, ठीक है। जैसे हमारा 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, तो ये रिपोर्ट्स को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? सर रिपोर्ट्स एज यू नो हम लोग स्कूल से ही लिखते हुए आ रहे हैं, हम लोग को पता है कैसे लिखना है। आपकी पहली बेसिक नीड होती है, आप फॉर्मेट में गलती मत कीजिएगा, जो भी फॉर्मेट होता है वो आपको लिखना है। बाकी फिर आप जैसे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल है, तो आपको जो फैक्ट्स पता है इसके बारे में, कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, टॉप 50 में इंडिया की कितनी सिटीज़ है जहाँ पे वाटर की दिक्कत है, केप टाउन में ऐसा क्या इवेंट हुआ था, तो आपको जो उसके बारे में चीज़ें पता हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आपको फैक्ट्स स्टेट करने हैं, फॉर्मेट सही रखना है, अपनी वोकैब सही रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब देखो अगर आपका रिपोर्ट राइटिंग में अगर फॉर्मेट सही है, वोकेबलरी सही है, ग्रामेटिकली आप करेक्ट हो, तो आपको अच्छे मार्क्स रिपोर्ट में आप गेन कर सकते हो, राइट। ठीक है, मैं इसका भी आपको फॉर्मेट बता दूंगा भाई, उसकी टेंशन मत लेना, मैं सारे आपको फॉर्मेट्स बता दूंगा, ठीक है। तो अनिकेत, आपका ये जो प्रेसी वाला जो होता है पोर्शन, इसको हम लोग कैसे आप टैकल करते थे? तो जैसे कि प्रेसी का जो क्वेश्चन होता है उसके एंड में वर्ड्स मेंशन होंगे कि कितने वर्ड्स का प्रेसी है। सो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 300 वर्ड का शायद प्रेसी पूरा जो अ, हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, तो हमको आइडियली इसका 1/3 लिखना होता जैसे है। फॉर एग्जांपल अगर 300 वर्ड का है तो हमें 100 वर्ड्स का यहाँ पे लिखना है, और एंड वाला जो बॉक्स है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके काउंट कर लो फटाक से। काउंट करके हम लोग, क्योंकि मेरी भी यही स्ट्रेटेजी होती थी, काउंट करके उसको इसको 100 बोल दो और यहाँ पे हमें खत्म करना है, राइट। ऐसा ही आप करते थे क्या? हाँ, मतलब कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं एग्जैक्ट 100 का, बट आप आइडिया होना चाहिए कि 95 to 105 वर्ड्स में मैं खत्म करूंगा इस चीज को। तो ये भाई प्रिसाइज आपको पता है, जैसे आप स्कूल में समरी वगैरह लिखते होगे, पोयम वगैरह की समरी या किसी पैराग्राफ की समरी लिखते होगे, तो इसको हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अनिकेत? सर प्रेसी राइटिंग में राइटिंग से ज़्यादा रीडिंग ज़रूरी है। तो जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, तो आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ उठा सकते हैं जहाँ से आप कोशिश करेंगे उसको 1/3 में समराइज करने की। अप्रोच इसमें ऐसा रहेगा कि आपको पैराग्राफ वाइज जाना है, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है। जैसे ये पैराग्राफ है, अगर इसमें लेट्स से 60 वर्ड्स हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि इसको 20 वर्ड्स में आप समराइज करेंगे। सो भाई ये आपकी करेक्ट स्ट्रेटेजी होती है, बाकी मैं आपको इसका फॉर्मेट भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से, जो 20 मार्क्स आपके लेके चलता है आरसी। तो आरसी के बारे में थोड़ा कुछ बताओ भाई। आरसी तो इजी होता है, बट इसको बच्चे उन कैसे टैकल करें, आप बताइए। कि आपने 100 स्कोर करा है तो आरसी ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। आरसी में स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो हमको स्पेस मिलती है उसमें हम वन लाइनर लिखना है कि हमको पैराग्राफ में आंसर लिखने हैं। सेकेंडली ये डाउट रहता है कि वर्ड्स हमको अपने यूज करने हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि सेफ खेलना है। मैं कहूँगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसकी अगर आप डिमांड मीट कर रहे हैं, जरूर वो 1 लाइन में कर रहे हैं या 4 लाइन में कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको डिमांड मीट करनी है। और आप आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, मैं अपने वर्ड्स पे ही लिखता था। तो अगर आप क्वेश्चन की डिमांड एग्जैक्ट मीट कर देते हैं, बाकी आप उसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है,
तो यार ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो आपका आरसी होता है ये आपकी जो डिमांड होती है, ठीक है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई का, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था आपको। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जो इसकी डिमांड है उतनी आपको सप्लाई करना है, उतना अगर आपने उसकी डिमांड मीट कर ली तो आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आरसी में, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका एक पोर्शन आता है आपका ग्रामेटिकल वाला, ठीक है। तो ये आपका कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का होता है आई गेस, ठीक है। 25 मार्क्स का होता है। जो आपका पूरा पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, राइट। और उसमें आपका 50% आपने एग्जैक्ट 50% स्कोर किया है, ठीक है। तो ये जो 25 मार्क्स है इसको हम लोग कैसे टैकल करें, आप बताइए। सर ग्रामर के पोर्शन के लिए भी रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ों में आपको एक इंट्यूशन होता है कि क्या सही होगा। बट अगर आपको स्पेसिफिकली लगाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस कॉम्प्रिहेंशन इन सब चीज़ों की, तो बख्शी सर की एक बुक आती है। ठीक है, ये एसपी बख्शी है। हाँ बिल्कुल, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें भी, क्योंकि 25 मार्क्स का होता है। यू शुड ट्राई एंड स्कोर अबव 20, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट होता है। सो भाई ये जो आपका स्कोरिंग पार्ट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, ग्रामर ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा ग्रामर यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिमाग में रखनी है। अगर आप सीएपीएफ का 2025 का अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, डिजायर टू लर्न के आपके करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, शायद आपने भी उसे गो थ्रू किया होगा ग्रंथ को, वो आपको कितना हेल्प करी, पहले वो बता दो। सर ये सीएपीएफ सीडीएस जैसे जो भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमको कई बार डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स या और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लिए अगर हमको पूरे 6 महीने की या साल भर की कंपाइल्ड मैगजीन मिल जाए जिसमें ऐसे हमारे को करंट अफेयर्स होंगे, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। तो यू शुड गो थ्रू इट। ठीक है। सो भाई जो ग्रंथ की आपकी 6 मंथ की जो आपकी मैगजीन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और डीटीएल का आपका जो सीएपीएफ का भी आपके कुछ बैचेस यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे इनरोल करके आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा जो सेंटर है वो इंदौर में ही है, ठीक है। इंदौर में आप सेंटर है तो इंदौर में आप ऑफलाइन आके भी सेल्फ असेसमेंट और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कवर करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कीप इन माइंड जो चीजें आपको रखनी चाहिए सीएपीएफ के लिए, वो क्या क्या होनी चाहिए अनिकेत? आई थिंक पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल न्यूज़पेपर ही है, क्योंकि रीडिंग की आपको बहुत अच्छी हैबिट होनी चाहिए। प्लस एस्से में या रिपोर्ट राइटिंग में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप न्यूज़पेपर में अलग अलग राइटर्स के आप व्यू पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बहुत सारे तो लोगों दैट का इज क्वेश्चन होता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। राइट। तो जनरली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लोग ठीक प्रेफर है। करते हैं। मैंने द हिंदू पढ़ा था। उसमें जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, आप उस पर फोकस करेंगे तो आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छी होगी, प्लस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। उसके बाद एनालाइजेस आर्टिकल्स, ठीक है, ये हो ही गया अपना पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो कि जो पुराने आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी उन पे अगर आप काम करते हो, उन पे लिखते हो, तो वो ज्यादा आपको हेल्प करता है, राइट। और सेम फॉर दी पेपर वन में भी आपको यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि पीवाईक्यूज पे आप ज्यादा से ज्यादा काम करो, राइट। इसके बाद आपको डेली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप कितनी करते थे पहले वो बताओ, सच सच बताना, आप कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते थे पेपर 2 के लिए? सर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका पेपर टाइम बाउंड खत्म हो जाए। कई कैंडिडेट्स का नहीं खत्म हो पाता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। इतना स्पेस देना है अपने आप को कि आप सोच भी पाएँ, लिख भी पाएँ, एंड आफ्टर दैट आपके पास एक रीचेकिंग का भी, क्योंकि ऐसे वगैरह में आप अंडरलाइन करते हैं तो एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं भी करता था। ठीक है। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे जरूरी है। और डेली बेसिस पे राइटिंग पर कितना टाइम देना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है कि डेली बेसिस पे हमें कितना टाइम देना चाहिए इन लोगों को? तो एज आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं हमको, तो हम लोग दिन का 2 घंटा दे 2 सकते घंटे हैं दें? राइटिंग के लिए। भाई 2 घंटे आपको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। एक ऐसे लिखो, एक आर्ग्यूमेंट लिखो, एक रिपोर्ट लिख लो, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी यहाँ पे काम कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके जो फैक्चुअल जो होता है आपका, वो इसमें कैसे वर्क करता है, और जो आपकी रिसर्च स्किल होती है वो कैसे वर्क करती है? तो जैसे कि आप लोग को पता है 3 पेजेस के ऐसे होते हैं हमारे, उसमें आपको डायमेंशंस जनरेट करते हैं। तो जब आप अपने पॉइंट्स को फैक्ट्स या डेटा के साथ सब्सटेंशिएट कर पाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेकर के ऊपर। उनको लगेगा कि वेल रेड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो आपकी स्कोरिंग जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो फैक्ट्स एंड डेटा का अच्छा इस्तेमाल करना होता है। तो जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उस पर यूज़ कीजिएगा आप इसको।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि जैसे हमने सुना है कोटेशंस वगैरह भी हमें यूज करना चाहिए ऐसे में, ठीक है, तो ये हम लोग इसको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं कोट्स वगैरह को? तो ऐसे में कोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन उसका भी पड़ता है। जैसे आईआर के जो एसेज होते हैं, जैसे कि एक वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर था, तो मैंने एक कोट यूज़ किया था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो ऐसे जो कोट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। इसके बाद जो आपकी वोकैब एंड ग्रामर वाला पार्ट होता है वो किस टाइप से यहाँ पे हेल्प करता है? और स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि स्पेलिंग वाली गलत वाली चीज तो हमें देखनी नहीं है, ठीक है? तो ये आप बताओ स्पेलिंग वाला और ग्रामर वाला पार्ट कितना हेल्प करता है यहाँ पे? एज यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप लिखने में ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे या फिर आपकी वोकेबलरी बहुत वीक या जेनेरिक होगी। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, आप अच्छे टर्म्स यूज़ कर पाएंगे, प्लस ग्रामेटिकली आपको एक्यूरेट रहना है। इसके लिए आप अपने सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं आंसर्स का। एंड सिमिलरली स्पेलिंग मिस्टेक एक बहुत ही सिली मिस्टेक मानी जाती है। तो एज एन अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप ये मिस्टेक्स करेंगे, तो इसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी स्पेलिंग से यहाँ पे गलत ना हो आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट पेपर 2 में। इसके बाद जो आपकी की टर्म्स होती हैं, की टर्म्स को हमेशा यूज करो। जैसे कोई इंडेक्स वगैरह आ रहा है, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स आ रही है, ये सब आपको मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाता ही रहता हूँ। कुछ अगर डिफेंस के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई HAL ने यहाँ पे ये चीज बनाई है, कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर कैसे बूम कर रहा है, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया बजट में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपके प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत तगड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पेपर 2 की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है आपसे, ठीक है? तो आपको अनिकेत सिर्फ एक शब्द में बताएगा कि वो क्या चाहता है, ठीक है? कुछ सर टू द पॉइंट होना चाहिए, सब टू कुछ द पॉइंट होनी चाहिए। क्रिस्प होनी चाहिए। आपसे जो डिमांड है क्वेश्चन की, आप उसको अपनी पूरी नॉलेज अप्लाई करते हुए उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक तो है, अच्छा रहेगा। इसमें सर मैं ऐड करना चाहूँगा की टर्म्स में। की टर्म्स में, yes। जैसे अगर एसए में आप लिख रहे हैं, अगर आईआर एंड डिफेंस के ऊपर एसए है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या फिर मल्टी अलाइनमेंट जैसे जो वर्ड्स हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते भी हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमी में शायद लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, ये सब फिलिप्स पढ़ते का हैं भी अपन, आप जीनी कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, ये सब इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट हो पता जाता होगा है। ना? राइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि आप ऐसे की टर्म्स को यूज करें अपने एसे और रिपोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो भाई जो इकोनॉमिक्स की क्लास ली है वो भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब अगर आप इनइक्वालिटी को अगर कहीं लिखना है आपको, तो आप वो कर्व्स बता सकते हो, जैसे गिनी कॉफिशिएंट हुआ, ये वाले जो कर्व्स हुए, फिलिप्स कर्व जो इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है? जैसे आपकी पॉवर्टी के जो आपकी कमिटीज होती हैं वो भी आप बता सकते हो। कैलोरी बेस्ड जो भी आपकी ये क्वेश्चन जैसे कैलोरी बेस्ड आया था फूड एफिशिएंसी वाला, तो वो सारी चीजें आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो आई गेस आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपकी जो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी कि भाई 100 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव किया है अनिकेत ने, और ऑल इंडिया रैंक 59, ठीक है? और अभी CISF ज्वाइन करना चाहता है। मैं ऑल विशेस विथ यू अनिकेत, आप बहुत अच्छे से सर्व कीजिएगा, और जो भी आपके मतलब जो घर में खुशी है, ठीक है, वो एक अलग लेवल की होती है भाई। जब आपका PDF में नाम आ जाता है, वहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाता है, तो बहुत बढ़िया खुशी होती है, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती लाइफ में, ठीक है? तो उसके लिए मेहनत करो, और जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ जाऊंगा, CAPF से रिलेटेड जो भी है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हो गया? कौन सा वाला? ठीक है।